हेलो लर्नर्स, आज का मौसम बहुत ही प्यारा है, सुहावना है। हल्की सी धूप निकली हुई है और मौसम थोड़ा सा गर्माहट है और साथ ही साथ मन में जुनून है, जोश है, जिज्ञासा है, इच्छा है, आशा है कि हम अच्छे से पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए अच्छे काम करेंगे। ये है आज के स्टूडेंट के मन में लगन, जोश, जुनून। हर स्टूडेंट आज का ऐसा ही चाहता है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको लगातार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लगातार वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ और आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसमें मैं 8 मार्क्स वाले प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपका 4 मार्क्स का और 6 मार्क्स का डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में। 3 मार्क्स का डिस्कस किया था, 3 मार्क्स वाला आएगा और 4 मार्क्स, और इस बार इसमें मैं 8 मार्क्स वाला डिस्कस करूँगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप मेरे से PDF कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर ज़रूर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ कल एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, जिसको मेरे को पढ़ के ना बहुत अच्छा लगा और मैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचा और मैं कमेंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसने बताया था ना कि आज का हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा हो गया है कि सिर्फ रटवाया जा रहा है। उसका कहना था कि अगर इसको समझा दिया जाता, वो मेरे हिस्ट्री के एक वीडियो पे कमेंट आया था, तो हम लोग अच्छे से बेहतर आंसर लिख सकते थे, चाहे जैसे भी क्वेश्चन घुमा दे। मैं उस स्टूडेंट के बातों को समझता हूँ, मानता हूँ कि उसका बात सही है, लेकिन साथ ही साथ और एक बात बता दूँ आपको कि इस वीडियो में मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा, समझ के पढ़िए, और कहीं पे भी असुविधा होगा तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, वो मेरा फ़ोन नंबर भी है, वहाँ कभी भी आप मेरे से फ़ोन करके किसी भी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, उसका समाधान ज़रूर निकाल लिया जाएगा मिलजुल के। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। ये देखिए 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1 से। आप देख रहे हैं ये चैप्टर 1 है, आपका हिस्ट्री में 3 चैप्टर ही है। तो चलिए हम लोग उसको डील कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये सब पहले का वीडियो था, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, नाम लिखा है WB क्लास 11 हिस्ट्री लिखा होगा, सेमेस्टर 2 लिखा होगा, ठीक है। चलिए 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देख लेंगे हम लोग। 8 मार्क्स का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋग वैदिक काल में राज्य की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल में इस दिशा में क्या परिवर्तन आया था। यानी आप देखिए इसका आंसर, बस इसको समझना है आपको। मैं इसको एक को इसलिए नहीं समझा पाऊंगा ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज हो जाएगा, मेरे को हर सब्जेक्ट को कवर करना होगा। हिस्ट्री कवर करना है, जियोग्राफी कवर करना है, पॉलिटिकल करना है, एजुकेशन करना है, इकोनॉमिक्स करना है, इंग्लिश करना है, हिंदी करना है, तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। आप थोड़ा समझ लीजिएगा और नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC में राज्य की उत्पत्ति जनजातीय समाजों की आवश्यकताओं से हुई। इस काल में जनजातियां छोटे छोटे समूहों में संगठित थी, जिन्हें जन कहा जाता था। इन जनों का नेतृत्व प्रमुखों द्वारा किया जाता था, जो युद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञों के अनुष्ठानों ने समाज में एकता और संरचना को बढ़ावा दिया, जिससे एक अधिक संगठित राजनीतिक प्रणाली का विकास हुआ। आगे उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 BC में राज्य की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इस काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और उसे धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकार दोनों प्राप्त हुए। साम्राज्यवादी सोच ने जन्म लिया और राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ा। राजाओं ने अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए पेशेवर सेनाएं स्थापित की। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आया, जिसमें कृषि और व्यापार का महत्व बढ़ा। समाज में वर्ण व्यवस्था भी विकसित हुई, जिससे प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया गया।
इस प्रकार राज्य की संरचना और उसकी शक्तियाँ उत्तर वैदिक काल में पहले से ही कहीं अधिक जटिल और केंद्रित हो गई। चलिए आगे देख लीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित राज्य के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राज्य के स्वरूप का गठन विश्लेषण किया गया है। कौटिल्य ने राज्य को एक राजनीतिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है, जो न्याय, सुरक्षा और समृद्धि का संरक्षण करती है। उन्होंने राज्य की संरचना को सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया, जिसमें राजा, अमात्य, जन, क्षेत्र, संज्ञा, दूर और शक्ति शामिल है। कौटिल्य ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य की सर्वोच्चता की रक्षा करना और सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक साक्षरता, व्यापार और कृषि को राज्य की स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया। कौटिल्य ने सशस्त्र बलों के महत्व पर जोर दिया और यह स्पष्ट किया कि एक सक्षम सेना बिना राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार कौटिल्य के दृष्टिकोण में राज्य की संरचना, कार्यप्रणाली और उसके कर्तव्यों का एक व्यापक चित्रण है। आगे देख लीजिए। बर्नी ने दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा है। तो जियाउद्दीन बर्नी, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, ने दिल्ली सल्तनत के राज्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि यह एक मजबूत और केंद्रीयकृत शासन प्रणाली थी। बर्नी के अनुसार सुल्तान की शक्ति में वृद्धि और उसके अधिकारों का केंद्रीकरण सल्तनत के विकास का मुख्य आधार था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सुल्तान ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से अपनी शक्ति का प्रयोग किया। बर्नी ने यह भी कहा कि सल्तनत में शासन का संचालन सुल्तान के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करता था और इस प्रणाली में कर्तव्य, धर्म और प्रजा की भलाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। उन्होंने न्याय की स्थापना को सल्तनत के मुख्य उद्देश्यों में से एक माना और यह बताया कि सुल्तान को न्याय करने के लिए प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार बर्नी का दृष्टिकोण दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत और न्यायिक शासन के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें राजा के विवेक का महत्व है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर हुए वाद विवाद का वर्णन करो। तो दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर विभिन्न विचारधारा थी, जो इसके इतिहास और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही। एक और कुछ विद्वानों ने इसे एक धर्म तांत्रिक राज्य माना, जहां इस्लामिक कानून और धार्मिक अधिकारों का पालन महत्वपूर्ण था। इन विचारों का समर्थन करने वाले लोग यह मानते थे कि सुल्तान को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित और इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार शासन करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों ने इसे एक सैन्य राज्य के रूप में देखा, जिसमें सुल्तान की शक्ति उसके सैन्य बल और राजनीतिक कुशलता पर निर्भर करती थी। इस दृष्टिकोण के अनुसार सुल्तान ने अपने शासन के लिए मुख्यतः बल और सैन्य कार्यों का सहारा लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप पर यह वाद विवाद राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के संबंध में गहरा था। अंततः सुल्तान ने एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित किया, जिसमें सैन्य और धार्मिक दोनों पहलुओं का समावेश था। आगे देखिए। ग्रीस में नगर राज्य के उत्थान का वर्णन करो। तो ग्रीस में नगर राज्य, जिसे पोलिस कहा जाता, का उत्थान प्राचीन ग्रीस के विभिन्न शहरों में हुआ। यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी बीसी में शुरू हुई, जब ग्रीस के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वतंत्र शहरों का विकास हुआ। प्रत्येक नगर राज्य में अपनी स्वयं की सरकार, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था थी। नगर राज्य का मुख्य केंद्र शहर होता था, जिसमें एक एकीकृत प्रशासन, बाजार और धार्मिक स्थल होते थे। एथेंस और स्पार्टा जैसे प्रमुख नगर राज्य ने राजनीति, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एथेंस ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाया और नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार दिया,
जबकि स्पार्टा ने एक सैन्य आधिकारिक समाज का निर्माण किया। नगर राज्य के विकास के पीछे प्रमुख कारणों में भूगोल जैसे पहाड़ी इलाकों और समुद्र के निकटता तथा व्यापारिक संबंधों का विकास शामिल था। नगर राज्य ने ग्रीस की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को आकार दिया और यह आधुनिक लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की नींव के रूप में कार्य किया। इस प्रकार ग्रीस में नगर राज्य का उत्थान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी जिसमें पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला था। आगे देख लीजिए, राज्य के संबंध में अरस्तु के विचार क्या थे, वर्णन करो। तो अरस्तु प्राचीन ग्रीस दार्शनिक ने राज्य के संबंध में अपने विचारों को पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना जो मनुष्य के सामाजिक स्वभाव से उत्पन्न होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों के नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने 3 प्रकार के शासन व्यवस्था का वर्णन किया। राजतंत्र, ओलिगार्की माने कमजोर वर्ग का शासन और लोकतंत्र, जनता का शासन। अरस्तु ने यह भी कहा कि सबसे आदर्श शासन व्यवस्था वह है जिसमें कानून का पालन किया जाता है और जो सामान्य कल्याण की ओर अग्रसर होती है। उनका यह मानना था कि एक अच्छा नेता वह है जो सामान्य हित के लिए काम करता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। इस प्रकार अरस्तु के विचार राज्य के नैतिक और राजनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित है जो नागरिकों के भले के लिए कार्यरत होना चाहिए। आदर्श राज्य के संबंध में प्लेटो की धारणा क्या थी? तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गणराज्य में आदर्श राज्य की धारणा को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार आदर्श राज्य वह है जिसमें न्याय, सच्चाई और बुद्धिमत्ता का सर्वोच्च महत्व है। प्लेटो ने राज्य को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया: शासक, रक्षक और श्रमिक। आगे प्लेटो का मानना था कि एक सच्चा शासक वह होना चाहिए जो ज्ञान और नैतिक में सर्वोच्च हो, अर्थात एक दार्शनिक होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में न्याय तभी स्थापित हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाए। प्लेटो ने यह भी उल्लेख किया कि आदर्श राज्य में शिक्षा, विशेषकर दार्शनिक शिक्षा का अत्यधिक महत्व होना चाहिए क्योंकि यह नागरिकों को नैतिकता और ज्ञान प्रदान करती है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार आदर्श राज्य में सामूहिक भलाई और न्याय की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कि नवीन राजतंत्र के बारे में थॉमस क्रॉमवेल के विचार क्या थे। तो थॉमस क्रॉमवेल एक प्रमुख इंग्लिश राजनीतिक विचारक ने नवीन राजतंत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इंग्लैंड में हेनरी 8 के 8वां के शासनकाल के दौरान चर्च और राज्य के बीच संतुलन को स्थापित करने का कार्य किया। क्रॉमवेल का मानना था कि नवीन राजतंत्र को मजबूत और केंद्रीकृत शासन की आवश्यकता है जिसमें शासक को अपने अधीनस्थों पर पूर्ण नियंत्रण हो। उन्होंने सरकारी प्रशासन में सुधार के लिए कई नीतियां लागू की, जैसे कि एक केंद्रीय न्यायिक प्रणाली का निर्माण और आर्थिक नीतियों का पुनर्गठन। क्रॉमवेल का दृष्टिकोण यह था कि एक सक्षम और समर्थ राजतंत्र को अपने नागरिकों की भलाई और देश की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उन्होंने नए राजतंत्र के विकास में प्रशासनिक सुधारों और राज्य की शक्ति के केंद्रीकरण पर जोर दिया था। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान किस प्रकार हुआ। तो प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ जब यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक बदलावों की लहर आई। इस अवधि में कई कारकों ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया, जैसे पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण ने विज्ञान और कला के प्रति जागरूकता बढ़ाई जिससे ज्ञान और शिक्षा का विकास हुआ। सुधार आंदोलन ने धार्मिक एकता को तोड़ा और राज्य को धर्म से स्वतंत्र करने का प्रयास किया, जिससे सशक्त और केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी गई। इसके अलावा भौगोलिक खोजों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को विकसित किया, जिससे समृद्धि
आई और शासकों को अपने क्षेत्रों में विस्तार करने का अवसर मिला। इस प्रकार प्रारंभिक आधुनिक राज्य का उत्थान मजबूत शासकीय संस्थाओं, व्यापारिक विकास और नागरिक अधिकारों के जागरण से हुआ, जिसने एक नए प्रकार के राजनीतिक संगठन को जन्म दिया। आगे देखिए, पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में क्षत्रपों की भूमिका क्या थी? तो पर्शियन साम्राज्य के उत्थान क्षत्रपों के माध्यम से हुआ, जिन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित किए। दारियस प्रथम ने साम्राज्य को 20 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें सत्रापी कहा जाता था। हर प्रांत का एक क्षत्रप होता था जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। क्षत्रपों ने न केवल स्थानीय प्रशासन का प्रबंध किया, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा और कर संग्रहण का कार्य भी किया। उन्होंने स्थानीय नेताओं के साथ सहयोग किया, जिससे साम्राज्य में स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित हुए। इसके अलावा क्षत्रपों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी विकसित किया, जिससे साम्राज्य की वृद्धि में योगदान मिला। इस प्रकार पर्शियन साम्राज्य के उत्थान में क्षत्रपों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिसने साम्राज्य के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित किया। आगे देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदारों के कार्यों का वर्णन करें। तो दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के संचालन में मध्यस्थ होते थे। इक़्तिदारों को विशेष भूमि या इक्ता दी जाती थी, जिसका उद्देश्य उन्हें राजस्व संग्रह और स्थानीय शासन का कार्य सौंपना था। उनके कार्यों में मुख्य रूप से कर संग्रहण, न्यायिक अधिकारों का पालन और सैनिकों की भर्ती शामिल थे। इक़्तिदार स्थानीय प्रशासन का संचालन करते थे और अपनी क्षेत्रीय इकाई में सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। इसके अलावा वे राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और अपनी इक्ता से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा राज्य को भेजते थे। इस प्रकार इक़्तिदारों ने दिल्ली सल्तनत के शासन को स्थिरता और प्रभावशीलता प्रदान की, जिससे साम्राज्य का विस्तार और विकास संभव हुआ। आगे देख लीजिए, मुगल साम्राज्य के उत्थान में मनसबदारी व्यवस्था की क्या भूमिका थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए इसको। मुगल साम्राज्य के उत्थान में मनसबदारी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह प्रणाली अकबर के शासनकाल में स्थापित की गई थी और इसका उद्देश्य प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को मजबूत करना था। मनसबदारी व्यवस्था में हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था, जो उसकी स्थिति और कर्तव्यों को निर्धारित करता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार सैनिकों की संख्या का प्रबंधन करना पड़ता था, जिससे सेना की संरचना में स्थिरता आई। मनसबदारों को अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन का संचालन करना होता था और वे कर संग्रह और न्यायिक कार्यों में भी संलग्न होते थे। इस प्रणाली ने मुगल साम्राज्य के सैन्य और प्रशासनिक ढांचों को व्यवस्थित किया, जिससे साम्राज्य का विस्तार और स्थिरता संभव हो सकी। मनसबदारी व्यवस्था ने न केवल मुगल प्रशासन को मजबूत किया, बल्कि यह साम्राज्य के विविधता और बहुलता को भी प्रबंधित करने में सहायक साबित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।